नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट का दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में समझाने जा रही हूँ। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत में इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो कहा जाता है कि गौर का शासक मोहम्मद गोरी का भतीजा गयासुद्दीन गौर, महमूद गौर का शासक बना। उसमें उसकी इतनी योग्यता नहीं थी कि एक विशाल गौर के विशाल साम्राज्य को संभाल सके। इसके परिणाम क्या हुआ कि विशाल साम्राज्य विघटित होने लगा। अलग अलग प्रांतों में सूबेदारों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। कुरमान का सूबेदार ताजुद्दीन याल्दा अपने आप को गौर का साम्राज्य का अधिकारी समझने लगा। उसने गजनी को भी अपने अधिकार में ले लिया। उच्च और मुल्तान के सूबेदार नासिरुद्दीन कुबाचा ने अपने क्षेत्र के स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया था। बिहार बंगाल में खलजी सरदारों ने अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया था। उत्तर भारत के शेष क्षेत्र दिल्ली पर कुतुबुद्दीन का अधिकार था। उसमें पर्याप्त योग्यता और प्रतिभा थी और गौरी ने उसको अपना प्रतिनिधि भारत में नियुक्त किया था। और गौरी की मृत्यु के बाद उसने अपने अधीन समस्त क्षेत्रों को एक मुस्लिम राज्य में परिवर्तित करने का प्रयास किया। मतलब कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का भतीजा गयासुद्दीन गौर वहां का शासक बना, लेकिन वो भारत और गजनी के शासक साम्राज्य को संभालने में असफलता। प्रांतीय राजाओं ने, प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। नासिरुद्दीन कुबाचा जो किरमान का सूबेदार था, उसने अपने आप को गजनी का उत्तराधिकारी समझने लगा और साथ ही गजनी को अपने अधिकार में ले लिया। मुल्तान के सूबेदार नासिरुद्दीन कुबाचा ने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बंगाल में खलजी सरदारों ने अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। दिल्ली पर, उत्तरी भारत और दिल्ली पर किसका अधिकार था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस राज्यों को, मतलब उस क्षेत्र को मुस्लिम राज्य में परिवर्तित करने का प्रयास किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कब रहा? 1206 से 1210 ईस्वी। बहुत ही छोटा इसका काल रहा, 1206 से। और जन्म कहाँ हुआ था? ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था और उसे किसने दास के रूप में खरीदा गया था? मोहम्मद गोरी ने उसे दास के रूप में बचपन में ही खरीद लिया था। और ऐबक में गुणों की कमी नहीं थी, परंतु एक उसकी शक्ल और सूरत अच्छी नहीं थी। मतलब उसने, मोहम्मद गोरी ने उसे खरीद लिया था और उस ऐबक में गुणों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी। और अपनी योग्यता कुशलता के बल पर गोरी का सबसे प्रिय बन गया। धीरे धीरे उन्नति करता हुआ गोरी का एक प्रमुख सेनानायक बन गया और गोरी के भारतीय अभियानों में ऐबक ने अपने स्वामी को विजय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद गोरी ने ऐबक को अपना भारतीय प्रदेशों का सूबेदार तथा प्रतिनिधि नियुक्त किया और इस पद पर रहते हुए गोरी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की सुरक्षा ही अपितु अपनी सीमाओं का विस्तार किया। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कहा जाता है कि इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था और बचपन में उसे एक दास के रूप में भेज दिया गया था और अंत में उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया था। तो उसमें गुणों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी और अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर गोरी का कृपा पात्र बन गया था और उन्नति करते करते वह प्रमुख सेनानायक बन गया और गौरी के भारतीय अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और तराइन के दूसरे युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार प्रतिनिधि नियुक्त किया और इस पद पर रहते हुए गौरी ने विजित क्षेत्रों की सुरक्षा अपितु विजित क्षेत्रों की तो सुरक्षा की, अपितु उसकी सीमाओं का भी विस्तार किया। सत्ता संभालना। तो 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के समय ऐबक दिल्ली में था। दिल्ली के मुस्लिम सामंतों ने तत्काल उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। मतलब कब सत्ता संभाली उसने? 1206 ईस्वी में सत्ता संभाली और वो लाहौर का शासक बना। तो 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद समय दिल्ली में था। दिल्ली के मुस्लिम सामंतों ने तत्काल उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। कुछ दिनों बाद लाहौर के मुस्लिम सामंतों ने अपनी सत्ता संभालने के लिए उसे आमंत्रित कर लिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर सत्ता अपने हाथ में ले ली, परंतु उसे सुल्तान की पदवी धारण, क्योंकि गुलाम था इस कारण उसने सुल्तान की पदवी नहीं। दिल्ली में तो उसके सामंतों ने उसको स्वीकार कर लिया था कि हमारा शासक है, लेकिन लाहौर के मुस्लिम सामंतों ने भी उसे बुलाकर और वो सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया और लाहौर पहुंचकर उसने सत्ता संभाली और सुल्तान की पदवी धारण, क्योंकि वह गुलाम था, गुलाम होने के कारण वह इसमें अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहा था। केवल मलिक और सिपह सालार की उपाधियां धारण की और
उसने अपने नाम के सिक्के कभी नहीं डलवाए। और अपने नाम का खुतवा भी नहीं पढ़ा। उसके इस व्यवहार के कारण शायद यह हो रहा है कि उसे अपनी दासता के बंधन से उसे विधिवत मुक्ति नहीं मिल, मतलब दास, वो गुलाम था, गुलामी के बंधन से उसे विधिवत मुक्ति नहीं मिल पाई थी। ठीक है। फिर गोरी की क्या क्या कठिनाइयां थी। तो ऐबक ने भारत में एक स्वतंत्र तुर्की सल्तनत की स्थापना करना चाहता था। वह इसके लिए गौर वंशी शासकों से झगड़ा मोल, मतलब गौर का शासक कौन था, उसका भतीजा, किसका, मोहम्मद गोरी का भतीजा। तो गयासुद्दीन के सामने उसने प्रस्ताव रखा कि उसे भारत के स्वतंत्र सुल्तान के रूप में मान्य देगा। तो ऐबक उसे ख्वारिज्म के शाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देगा, मतलब गौरवंश से उसे झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था। तो उसने किसको, गयासुद्दीन को एक प्रस्ताव दिया कि अगर वह मुझे स्वतंत्र सुल्तान के रूप में माना जाता है कि ऐबक उसे ख्वारिज्मी शाह के विरुद्ध सैनिक सहायता दे, क्योंकि ख्वारिज्मी से लड़ाई थी, किससे, गयासुद्दीन से। तो गयासुद्दीन के लिए ऐबक ने अपने अधीनता में बनाए रखना संभव नहीं था। ख्वारिज्म के विरुद्ध उसने सैनिक सहयोग की भी आवश्यकता, मतलब गजनी से वह पर अपनी अधीनता बनाए रखने, क्योंकि वो गजनी के राज्यों को नहीं संभाल पा रहा था, तो यहाँ तक कैसे पहुंचता। तो उसने उसको बनाए, अधीनता में बनाए रखना संभव नहीं था। और ख्वारिज्म की शाह के विरुद्ध सैनिक सहयोग की भी आवश्यकता थी। अतः 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन ने ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया। उसे भारत का स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार करते हुए शाही छत्र भिजवाया। और इससे ऐबक की वैधानिक स्थिति मजबूत हो गई और उसने अपने मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को दबाने में आसानी हो गई। तो अब ऐबक की क्या क्या कठिनाई थी। सबसे पहले ऐबक की कठिनाइयों का अपन वर्णन करेंगे। गौरी के प्रभावशाली अमीर। गौरी के प्रभावशाली अमीर। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि ऐबक की प्रमुख समस्या गौरी के अन्य प्रभावशाली अमीर थे। वैधानिक दृष्टि से ऐबक अब भी दास था, तुर्क अमीर उसको सुल्तान पद पर देखना पसंद नहीं करते थे। मतलब उसके अमीर, उस गौरी के जो भी प्रभावशाली अमीर थे वो उसको गुलाम के रूप में ही मानते थे। तुर्क अमीर उसे सुल्तान के रूप में देखना नहीं चाहते थे। और इस संबंध में जामी का कहना है कि चूंकि गौरी अपनी मृत्यु के समय तक भी अपने गुलाम सरदारों के अधिकारों का निर्णय नहीं कर पाया था और न ही ऐबक की अधीनता में छोड़ गया था, इससे स्थिति गंभीर हो गई। कुबाचा, याल्दोज और खलजी सरदार अपने आप को ऐबक के संपर्क। अब सबसे बड़ी गौरी के जो प्रभावशाली अमीर थे वो उसे सुल्तान के पद पर तुर्क अमीर थे देखना चाहते, और जीवित रहते हुए उसने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया था कि वह गुलाम सरदारों के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया था, और न ही ऐबक की अधीनता में किसी को छोड़। तो इसलिए कुबाचा, याल्दोज और खलजी सरदार अपने आप को ऐबक के समान समझते थे। ऐबक की दूसरी समस्या थी, क्या थी, सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा। तो फारिद के शाह के मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसकी सीमाएं भारत के मुस्लिम क्षेत्र को छूने लगी थी। मतलब फारिद का शाह था जो मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, और उसकी सीमाएं कहाँ तक, भारत तक आ पहुंची थी। सिंध और झेलम के मध्यवर्ती क्षेत्रों में खोखर जाति ने पुनः शक्ति संगठित कर ली थी। अतः ऐबक के राज्य को दोनों तरफ से खतरा पैदा हो गया था। मतलब दो तरफ से हो गया था, मध्य एशिया से उसका फारिद के शाह और दूसरी तरफ खोखरों की शक्ति थी। तो दो तरफ से खतरा, सीमांत राज्यों को खतरा पैदा हो गया था। तो उसको भी उसे इस समस्या को भी इसे दूर करना था। लाहौर तक, तीसरी समस्या क्या है, लाहौर को गजनी के प्रभाव से मुक्त करना। लाहौर को गजनी के प्रभाव से मुक्त कराना। तो लाहौर तक का अभी तक गजनी के शासक के अधीन रहा लाहौर का क्षेत्र। गजनी के शासक इस क्षेत्र को अपने राज्य का अंग समझते थे। गजनी का याल्दोज इस क्षेत्र को हड़पने की ताक में था, परंतु स्वयं गजनी पर ख्वारिज्म शाह की ललचाई निगाहें टिकी हुई थी। मतलब लाहौर का क्षेत्र किसके, गजनी के शासक के अधीन था, और गजनी के राज्य किसको, लाहौर को अपने राज्य का अंग समझते थे, और गजनी का याल्दोज भी इसको हड़पना चाहता था लाहौर को, परंतु स्वयं गजनी पर ख्वारिज्मी शाह की ललचाई निगाहें टिकी हुई थी। मतलब ख्वारिज्म का शाह भी इसे हड़पना चाहता था गजनी को। ऐबक को भय था कि कहीं ख्वारिज्म का शाह गजनी को जीतने के बाद पंजाब पर आक्रमण न कर दे, अतः ऐबक ने लाहौर को गजनी के राज्य के प्रभुत्व से मुक्त कराना चाहता था।
मतलब लाहौर का क्षेत्र तक का क्षेत्र अभी तक गजनी के शासनाधीन रहा। तो गजनी के शासक इसे अपने राज्य का अंग समझते थे। गजनी का यालदोज जिसको हड़पना चाहता था। उधर स्वयं ख्वारिज़मी का शाह भी गजनी को हड़पना चाहता था। तो ऐबक को बताया कहीं ख्वारिज़मी का शाह गजनी को जीत लेगा और पंजाब पर आक्रमण कर लेगा। इसलिए ऐबक लाहौर को गजनी से गजनी के प्रभुत्व से मुक्त कराना चाहता था। चौथी समस्या थी हिंदू सामंतों की बढ़ती हुई शक्ति। तो ऐबक को एक मुख्य कठिनाई हिंदू सामंत की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करके राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना करना था। चंदेल राजपूतों ने अपनी राजधानी कालिंजर पर पुनः अधिकार कर लिया था। घेरवाल राजपूतों ने फर्रुखाबाद बदायूं के क्षेत्र पर तुर्क अधिकारियों को खदेड़ दिया था। प्रतिहार राजपूतों ने तुर्कों को परास्त करके ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। हिंदुओं की बढ़ती हुई शक्ति ऐबक के लिए गंभीर, मतलब जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, ये प्रांतीय राज्य स्वतंत्र होने लगे। इनमें से हिंदू राज्य भी अधिकांश थे। तो सबसे बड़ी हिंदू सामंतों की जो शक्ति बढ़ रही थी, उसको दमन करके राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना करना था उसके सामने चुनौती थी। चंदेल राजपूतों ने अपनी राजधानी कालिंजर पर पुनः अधिकार कर लिया था। गैलवाल राजपूतों ने फर्रुखाबाद और बदायूं क्षेत्र पर से तुर्क अधिकार खदेड़ दिया था। प्रतिहार राजपूतों ने तुर्कों को परास्त करके ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। तो इससे हिंदुओं की बढ़ती शक्ति किसके लिए, ऐबक के लिए चुनौती बन गई थी। ऐबक द्वारा कठिनाइयों का समाधान। तो किस तरह से उसने कठिनाइयों का समाधान किया। ऐबक ने धैर्य और साहस के साथ अपनी कठिनाइयों एवं विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। उसने अपने उदार व्यवहार कूटनीति के द्वारा तुर्क अमीरों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उसने कुछ प्रभावशाली तुर्क सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाया। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश नाम के एक साहसी युवा सेनानायक के साथ किया। मतलब सबसे पहले उसने क्या किया, तुर्क सरदारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और आंतरिक शांति को मजबूत किया। तुर्क अमीर को सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने कूटनीति का सहारा लिया। धैर्य और साहस से कठिनाइयों का परिस्थितियों पर विजय प्राप्त किया और उदार व्यवहार कूटनीति के द्वारा तुर्क अमीरों का सहयोग प्राप्त करने का। तो उसने क्या किया, सबसे पहले कुछ प्रभावशाली तुर्क सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाया। उसने अपने पुत्री का विवाह इल्तुतमिश नामक एक साहसी युवा सेनानायक के साथ किया। सिंध का सूबेदार उसका बहनोई था और उसने ऐबक के एक नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया, जो कि सिंध का सूबेदार उसका बहनोई था। उसने ऐबक के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। बिहार और बंगाल के खलजी सरदार अभी आपसी संघर्षों में उलझे थे, अतः उनकी तरफ से विशेष खतरा नहीं था। बिहार और बंगाल के सूबेदार खलजी सरदार आपस में उलझे हुए थे, इसलिए उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। ऐबक को सर्वाधिक खतरा गजनी के सूबेदार यल्दोज से था, क्योंकि उसने गजनी पर अधिकार कर लिया था मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। गौरी की मृत्यु के बाद यल्दोज ने कुबाचा पर आक्रमण करके मुल्तान को जीतने का प्रयास किया। चूंकि कुबाचा ऐबक का नेतृत्व स्वीकार कर चुका था, अतः ऐबक ने सेना सहित यल्दोज के विरुद्ध प्रयाण किया, उसे परास्त करके खदेड़ दिया। विजय से प्रोत्साहित ऐबक ने आगे बढ़कर गजनी पर भी अधिकार कर लिया। मतलब क्या किया, यल्दोज क्या करना चाहता था, कुबाचा पर आक्रमण करके मुल्तान पर जीतना चाहता था और उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया कुबाचा पर। तो ऐबक ने उसकी सहायता की, कुबाचा उसकी अधीनता स्वीकार कर चुका था ऐबक की। तो ऐबक ने सेना सहित यल्दोज का विरुद्ध प्रयाण किया, उसे हरा दिया और विजय से प्रोत्साहित होकर आगे बढ़कर गजनी पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन गजनी में आकर ऐबक भोग विलास में डूब गया और उसके सैनिकों ने गजनी के नागरिकों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। परिणाम स्वरूप गजनी के लोग ऐबक के विरुद्ध हो गए और उन्होंने पुनः यल्दोज को आमंत्रित किया। तो ऐसी स्थिति में केवल 40 दिन बाद ही ऐबक को वापस लौटना पड़ा। यद्यपि यल्दोज गजनी का पुनः अधिकार हो गया, परंतु इसके बाद उसने ऐबक को कुबाचा को कभी परेशान नहीं करा। तो ये समस्या, यहाँ यल्दोज की समस्या खत्म होगी, यल्दोज ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। 1206 ईस्वी में अली मर्दान खान नामक सरदार ने बंगाल बिहार की सत्ता हथिया ली थी, परंतु उसके विरोधी खलजी सरदारों ने मौका पाकर उससे बंदी बन लिया और मोहम्मद सेरा को सिंहासन पर बिठा दिया। अली मर्दान किसी प्रकार बंदी अवस्था से भाग निकला। ऐबक से सहायता की याचना की, ऐबक की अधीनता मानने का वचन भी दिया। ऐबक की सहायता से अली मर्दान पुनः
ऐबक की सहायता से अली मर्दान पुनः सत्तारूढ़ हुआ। इस प्रकार बंगाल बिहार के महत्वपूर्ण प्रांत दिल्ली की सल्तनत के थे। तो बंगाल बिहार का कौन सा? अली मर्दान खां। और उसकी विरोधी सरदारों से बंदी बना लिया और वहां का किसको बना दिया? मोहम्मद शेरा को शासक। तो अली मर्दान बंदी अवस्था से भाग निकला और ऐबक की सहायता से शासना की और उसको वचन दिया कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करूंगा। तो ऐबक की सहायता से अली मर्दान पुनः गद्दी पर बैठा और बंगाल बिहार की समस्या अंत हो गया और महत्वपूर्ण प्रांत दिल्ली सल्तनत के अधीनता में आ गया। ऐबक ने हिंदू सरदारों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास किया। उसने बदायूं के हिंदू सरदारों का दमन किया और उसने दामाद इल्तुतमिश को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। जिन हिंदू सरदार और राजाओं ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया, उसने उन्हें अपनी भूमि का स्वामी बने रहने दिया। ऐबक ने हिंदू सरदारों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास किया। उसने बदायूं के हिंदू सरदारों का दमन किया। अपने दामाद इल्तुतमिश को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। उसने बदायूं का सूबेदार किसको नियुक्त किया? इल्तुतमिश को। और हिंदू सरदारों की बढ़ती हुई शक्ति रोकने का प्रयास किया। और जिन सरदारों और राजाओं ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया, उसने उन्हें अपने भूमि का स्वामी बने रहने दिया। और यल्दौज और फारिन के भय के कारण उसने संपूर्ण शक्ति राजपूतों से लोहा नहीं दिया। शक्ति के साथ राजपूत उसने कालिंजर और ग्वालियर को जीतने में, इसलिए वह कालिंजर और ग्वालियर को जीतने में असफल रहा। लगभग 4 वर्ष शासन करने के बाद 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय वो घोड़े से गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थोड़े से काल 1206 से 1210 तक 4 साल का शासन काल रहा, उसका छोटा शासन काल, लेकिन उसने कई समस्याओं का हल किया। सबसे पहले उसने अमीर सरदारों को अपनी तरफ किया, फिर यल्दौज की समस्या का हल किया, फिर बंगाल बिहार की समस्या का हल किया, फिर हिंदू सरदारों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। ऐबक का चरित्र और मूल्यांकन। और 1210 में हिंदू सरदारों का दमन किया। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। उसका चरित्र और मूल्यांकन। तो मुस्लिम राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। ऐबक को भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने का वाला माना जाता है। गौरी की विजय में तो उसका सहयोग रहा, परंतु गौरी के अनुपस्थिति में विजित प्रदेशों की सुरक्षा करना, हिंदू शासकों के विद्रोह का दमन कर साम्राज्य का विस्तार करना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। गौरी की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न मुस्लिम प्रभुत्व वाले क्षेत्रों को राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत लाना, भारत के मुस्लिम राज्यों को स्वतंत्र राज्य बनाकर मध्य एशिया की राजनीति में उसे पृथक करके ऐबक ने बहुत बड़ा काम किया। मतलब वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर, गौरी की विजयों में तो उसने सहयोग किया, लेकिन उसकी अनुपस्थित विजित प्रदेशों की सुरक्षा की और साथ ही हिंदू विद्रोह का उसने दमन करके मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार किया। और विभिन्न मुस्लिम प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत भारत क्योंकि मुस्लिम राज्यों को स्वतंत्र राज्य बनाकर मध्य एशिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा काम किया। और इसी संदर्भ में प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने लिखा है कि इस पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं। मुइजुद्दीन ने भारत की सफलताओं का मुख्य श्रेय ऐबक अतिक परिश्रम वफादार सेवा को, क्योंकि मुइजुद्दीन ने केवल प्रेरणा शक्ति प्रदान, जबकि दिल्ली के राज्य विस्तृत योजना उसके निर्माण के लिए ऐबक उत्तरदायी रहा। ऐबक एक योग्य पराक्रमी शासक था। वह अत्यधिक क्रूर और धर्मांध था। उसने लाखों निर्दोष हिंदुओं का रक्त बहाया, अनेक मंदिरों और धर्म स्थानों का विध्वंस किया, परंतु उदार भी था। ऐबक योग्य और पराक्रमी शासक था। वह अत्यधिक क्रूर धर्मांध था। उसने लाखों निर्दोष हिंदुओं का रक्त बहाया तथा उनके मंदिरों धर्म स्थानों का विध्वंस किया, परंतु वह उदार भी था। उसने लाखों रुपए देकर पुरस्कृत भी किया। एक शासक के रूप में समकालीन इतिहासकारों ने अलंकारिक भाषा में उसकी प्रशंसा की। मिनहाज सिराज ने लिखा, सुल्तान कुतुबुद्दीन दूसरा हातिम था और बड़ा वीर और उदार शासक था। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसको ऐसा साहस और शौर्य प्रदान किया, उसके समय उसकी समानता करने वाला पूर्व से पश्चिम तक कोई नहीं था। हसन निजामी ने उसे एक न्यायप्रिय शासक बताते हुए उसके शासन में भेड़ और भेड़ियों पर एक घाट पानी पीते थे। प्रोफेसर हबीबुल्लाह के अनुसार एक तुर्क साहस और एक ईरानी उदारता का सुसभ्यता का समन्वय था। वस्तुतः मुस्लिम इतिहासकारों की दृष्टि में धर्मांधता, क्रूरता, हत्याएं निंदनीय प्रतीत नहीं होती। उनके विचार में ऐबक मुस्लिम आदर्शों को मानने वाला था। विषम कठिनाइयों युद्धों के बाद उसने भारत में मुस्लिम राज्य की सुदृढ़ नींव रखी। उसे कुशल सेनानायक, कूटनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया था।
कुछ अमीरों ने अपनी सैनिक शक्ति से नतमस्तक किया था, कुछ अमीरों ने को वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपना समर्थक बनाया था और अपनी स्थिति को मजबूत और उसने सुव्यवस्थित ढंग से शासन किया। सुल्तान बनने के बाद ऐबक अधिक समय तक जीवित नहीं रहा, अतः वह कला साहित्य भवनों के निर्माण की तरफ विशेष ध्यान नहीं दे पाया। फिर भी उसने विद्वानों को आश्रय दिया। हसन निजामी, फखरुद्दीन जैसे विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मुस्लिम स्थापत्य कला के आरंभ उसी के प्रयासों का परिणाम था। उसने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन के आदवार में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। अजमेर में उसने हिंदू मंदिरों की सामग्री से एक मस्जिद बनाई जो कि 2.5 दिन के चौपड़े के नाम से विख्यात है। और 1206 से 1210 ईस्वी का अल्प शासनकाल में अपनी योग्यता, शूरवीरता, कूटनीति के माध्यम से दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर यहीं समाप्त होता है।